दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके। मैंने आज बहुत सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, हमें ना छेड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मियां नवाज शरीफ का कल का जलसा हो गया, बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी गैदरिंग, इम्पैक्ट उसने क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सर्वाइवल का मसला था वो तो हल हो चुका है। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार के करीब जा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ ने कल की तकरीर से क्या पैगामात दिए? क्या वाकई वो एहतसाब का बयानिया वाकई दफन कर चुके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसाइल क्या हैं? उनको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब शेख मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, लेकिन वो वापस आए हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक कह बैठी है कि फिर इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है, पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खदशात क्यों हैं कि इलेक्शन से पहले ही लगभग सब कुछ तय कर लिया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और बात इस हवाले से भी होगी कि जिस मफाहमत का जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब ने किया कि तमाम इदारों को जो कि आइन पर अमल करते हैं उनको और सियासी जमातों को मिलकर आगे चलना होगा, तभी काम चलेगा। इसके जवाब में जो मियां नवाज शरीफ ने कहा, उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब भी आया। मियां नवाज शरीफ ने खुद क्या फरमाया, जरा सुनिए। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा, ये ख्वाहिश अली मोहम्मद खान साहब की ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको अमली जामा कौन पहनाएगा? क्या सदर पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी मैं कहूँगा, क्योंकि लीगली तो इसका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन क्या इखलाकी अथॉरिटी आज भी मौजूद है सदर मुमलिकत के पास, या उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो ये नशिस्त तरतीब दे सकते हैं, इसको होस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर इतना वाइड स्केल कोई मफाहमती एजेंडा हो किसी महफिल का और वहाँ पर ये बातें हो जाए? बहुत बड़ी बात है। इट्स अ टॉल ऑर्डर। कोई बात नहीं की मियां नवाज शरीफ ने इंतकाम के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तकलीफ है वो सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि वो मार्जिनलाइज हो रही है। ये बात अपनी जगह मौजूद है जो फैसल करीम गुड्डी साहब ने कहा, और ये बात किसी ढकी छुपी भी नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, मेरे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क की तारीख से बखूबी वाकिफ़ है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका। जनाब एजाज सईद साहब स्टार सहाफ़ी हैं और बड़ी बड़ी आला ख़बरें होती हैं उनके पास, इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। एजाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जलसा हो गया मियां नवाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन अपनी जगह, लेकिन बुनियादी बात, क्या आपके नज़दीक मियां नवाज शरीफ हैज़ कम अ लॉन्ग वे और वो ये तमाम जो माजी की जितनी भी तलखियाँ थी उनको वंस एंड फॉर ऑल दफन कर चुके हैं? और अगर कर चुके हैं तो अब बस फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ये है जो मियां नवाज शरीफ के सामने है कि मुल्क की तरक्की होनी चाहिए और कोई बात नहीं होगी मियां नवाज शरीफ की जानिब से? मेरा ख्याल है बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आगे जाना चाहते हैं, वो ज़ाती गम और दुख का उन्होंने इजहार किया और पूरी पब्लिक के साथ शेयर किया, और उसको शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा बोझ कम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए। जो लाखों अफराद के सामने एक बात करे आदमी, उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान में खिंचाव की सियासत को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हम गरीबों की तबाही हो गई है इस खिंचाव की सियासत से। खत गुर्बत से नीचे लोग गिर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई लोगों के घरों के अंदर इस तरीके से घुस गई है वो निकल नहीं पा रही, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग ज़हनी तौर पे इतने टेंशन में चले जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या हल है? हल है कि एक ऐसा जमहूरी निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आवाम के लिए भी कोई रास्ता हो, और उसका उसने मुझे वादा कल किया है। और एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी है कल, जो दुआ उन्होंने की है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कल दुआ की गई उस दुआ को अगर आप आराम से सुन लें
तो उस दुआ में वही जवाब है जो आप चाहते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे गुर्बत ना हो, जहाँ पे जुल्म ना हो, जहाँ पे ज़्यादती ना हो, जहाँ पे गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो। यही तो हम सब चाहते हैं। बट ये मफाहमत की इफ्तिखार साहब जो बात मियां नवाज शरीफ ने की है या उनकी तरफ से की जाती है, वो फॉरवर्ड लुकिंग बात भी करते हैं, तमाम सियासी जमातों की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नहीं, इसके लिए तो फिर बिठाना पड़ेगा और इमरान खान से बात भी करनी पड़ेगी। क्या इस हद तक मियां नवाज शरीफ प्रो मफाहमत अब हो चुके हैं कि वो चलें एस्टैब्लिशमेंट तो बैठे ही बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ भी बैठ जाए और उसकी क़यादत भी बैठ जाए, कतई नज़र इस बात के कि जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है, आपको ये होता हुआ नजर आता है? देखिए, बात सुने, बहुत बड़ा मौका गवा दिया इन दोस्तों ने जब इनको ये दावत दी गई कि आए बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन कर लें। इनकी जो 3 रुकनी कमेटी थी उसने मुज़ाकरात किए, इलेक्शन की तारीख का तयन हो गया, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब मुझे बताएं कि क्या जो बात मैं कह रहा हूँ दुरुस्त नहीं है, और अगर मेरी बात में वज़न है और हकीकत पर मबनी है तो फिर उस आदमी से ये तवक्को करना कि वो इस किस्म की बात में शामिल होगा, मुझे नज़र नहीं आता। एक दूसरा कि वो किस किस्म का डेमोक्रेट है कि उसने अच्छी भली चलती हुई कौमी असम्बली को सैबोटेज किया, उससे बाहर निकल गया। उसने चलती हुई 2 अपने सूबाई असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म कर दी, उनको डिज़ोल्व करवा दिया। तो उसमें तो वो सियासी सोच नज़र ही नहीं आती जो आगे जाने की हो। हर वक्त बदला, दूसरे आदमी को जिज करना, उसको कमतर समझना, ये पॉलिटिक्स में सारी उम्र नहीं चल सकता। एक आधे जलसे में आप ऐसी तकरीर कर लें जज्बाती किस्म की, वो भी इंतखाबी हो तो ठीक है। आपको रियलिज्म की तरफ आना चाहिए। रियलिटी ये है कि आपने एक जुर्म किया है, आपको उसकी सज़ा अगर मिली तो आप वो सज़ा भुगतेंगे, यही मुल्क का कानून है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में नहीं रहा? क्या उसकी बेटी जेल में नहीं रही? क्या उसकी पूरी पार्टी आपको लगता है आगे भी यही होगा? लोग जेल में नहीं रहे? तो मैं नहीं आगे नहीं होगा, किसने कहा आगे ही होगा? नो, मैंने नहीं कहा, एब्सोल्युटली नॉट। आपने मुझसे सवाल किया पीटीआई के बारे में, मैंने कहा पीटीआई को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। और बिल्कुल मतलब अभी गए थे सदर साहब, बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। मैं जरा अगर इसको मजीद सर आगे बढ़ा पाऊँ, मैं आपकी बात समझ गया इफ्तिखार साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जरा इसको अगर मजीद आगे बढ़ा पाऊँ तो एजाज साहब, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया, जो मियां नवाज शरीफ ने जिसका आगाज़ कल किया है, ये कोई बात तो चले उन्होंने एक तकरीर में कर दी कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, लेकिन जो ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है कि नोइंग द फैक्ट कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ फासला नहीं है, एक बहुत बड़ा वॉइड है जो कि शायद फिलहाल ब्रिज होता नजर नहीं आ रहा। मुनीब, बहुत शुक्रिया। मुनीब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है ये मैटर नहीं करता। असल बात यह है कि इमरान खान क्या कहते हैं। क्या इमरान खान खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं? क्योंकि जो बाकी सियासी जमातें हैं, आप किसी भी एक सियासी जमात का नाम लें, किसी भी एक सियासी जमात का नाम लें, वो नॉट लेस देन इमरान खान की बात के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और अगर इमरान खान साहब भी कहें तो उसको भी शक की नज़र से देखा जाएगा। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों से, अपने कंडक्ट से अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज कर दी हुई है। वो यू टर्न ले लेते होते हैं और कभी उनसे कोई मुज़ाकरात करने लग पड़े तो आपको पता है कि ये कहते हैं कि मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है, ये बातें करते रहे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं। अब ये बात उसी वक्त आगे बढ़ सकती है जब इमरान खान खुद आगे बढ़ें और ये कहें कि जो माजी में जो कुछ हुआ वो हुआ, मैं सारी सियासी जमातों के साथ या सारी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर बैठना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। उसके ऊपर सियासी जमातें वो शायद अपना अपना लाया अमल, अपना अपना तरीक़ाकार दें। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई एक लीडर इमरान खान साहब का वो उठ के कहता है कि जी इमरान खान साहब से बात करें और ईवान सदर को एक न्यूट्रल हाउस बना लें, तो ईवान सदर न्यूट्रल नहीं है, ये आपको भी पता ही है, हमें भी पता है। ईवान सदर में आरिफ अलवी साहब ने टाइम एंड अगेन साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ले लें या और भी बड़े फैसले ले लें, आरिफ अलवी साहब ने सिर्फ एक शख्स से मुशावरत पसंद की, जब वो बाहर थे वो इमरान खान थे, और वो बताते थे, अल्लाह ऐलान कहते थे, इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते थे कि वो सिर्फ पीटीआई से ही मुशावरत करते हैं। क्या आज तक आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ईवान सदर में दावत दिया? सदर जरदारी को, साबिक सदर जरदारी को, बिलावल भुट्टो को, क्या आज तक उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दावत दी है? क्या JUIF को दावत दी है? नहीं, कभी दी।
अपीलें तो वो करते रहे हैं ना कि जी आगे चले, तलखी का माहौल खत्म हो ताकि साफ शफाफ इंतखाबात हो सके, वो बार बार अर्ज तो करते रहे हैं। देखिए एक मुनीब भाई, एक बात होती है, एक एक्शंस आर लाउडर देन द वर्ड्स वी स्पीक। ठीक, हम एक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन ये था कि वो अपने कंडक्ट से जाहिर करते कि वो एक न्यूट्रल एंटिटी है, एक न्यूट्रल ओहदे पर है और तमाम लोगों के साथ एक इंसाफ के साथ, कम अज़ कम इंसाफ के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल अगला मेरे ख्याल में ये नहीं है कि वो इमरान खान साहब बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि क्या बाकी सियासी जमातें इमरान खान साहब पर एतमाद करने के लिए राजी होंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल। ठीक, अच्छा आमिर साहब, आपको लगता है जो आज के हालात हैं, इमरान खान, ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान के किसी लीडर का कहना या उनके किसी रहनुमा का कहना, अली मोहम्मद खान का कहना कि जी वो बात कर लें और बुला लें सबको, सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएं, उससे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब खुद क्या चाह रहे हैं या वो क्या फरमाते हैं। लेकिन एक और अहम मुद्दा यह है कि चले सियासी जमातें तो शायद मैं कह रहा हूं किसी एक पॉइंट एजेंडे पर बैठ ही जाएं, लेकिन क्या जिस ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस की हम बात कर रहे हैं या रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट, आज की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ बैठना चाहेगी, बात करना चाहेगी किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो साफ शफाफ इलेक्शन ही क्यों ना हो? अच्छा, पहली बात ये थी कि हमने बात शुरू की थी, नवाज शरीफ साहब ने जो इस बात का इजहार किया कि सबको साथ मिलके चलना चाहिए। अच्छा, उसका हमें तनाजुर समझना है। वो तनाजुर ज़ाहिर है कि वो पीटीआई का उसमें उनके जहन में मुझे नहीं लगता था, उनके जहन में था कि इदारों को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को साथ चलना चाहिए मिलकर। और जो माजी में हमने देखा कि जब भी इस मुल्क में तब्दीली आई उसकी वजह थी कि बाहमी इदारों की जब चपकलिश हो जाती है, जुडिशरी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, कभी दो एक तरफ हो गए, कभी एक तरफ हो गया, ये उनका मेरे ख्याल में तनाजुर था और यही बनता भी है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त ना कि जो इमरान खान के मुखालफीन हैं ना इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त उनको किसी भी तरह की स्पेस देने के लिए तैयार है। तो इमरान खान को तो भी आप एक कोने में रख दें कि उनकी बात नहीं हो रही है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने बात की और ये उनका जुमला बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है कि मैं बदला नहीं लूँगा और बदले की सियासत, ये जो जुमला है ना, इसका भी तनाजुर हमें समझने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात जो जैसे भी इफ्तिखार साहब ने फरमाया था कि जी जो रियलिटी होती है, जो हकीकत पसंदी होती है, उसको मानना चाहिए। तो हकीकत पसंदी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से माजी में इन्होंने कोशिश की थी इनके इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को अकाउंटेबल करने के लिए, उनसे मतलब है कहते हैं साफ करने की उन्होंने इरादा जाहिर किया, लेकिन पूरा नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में अब उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जी यहाँ पर हमारे पर जलते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगला जो चैलेंज नवाज शरीफ साहब का, जो कि इस वक्त बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बन के उठे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, वो और उनकी जमात जो है, तो उनके चैलेंज यही होगा। दो चैलेंजेस मैं समझता हूँ बहुत बड़े होंगे नवाज शरीफ साहब के लिए। एक तो अवामी परसेप्शन को मैनेज करना, यानी कि यकीनन एक वो हैं जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको उनकी हर चीज़ पे लब्बैक कहते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो समझती है उन पर जो करप्शन के केसेस बने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे, कन्विक्शन था, वो दुरुस्त था। तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करती है, पहला बड़ा चैलेंज। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। अब ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग एक सफ़े पर है, माजी में भी हो चुका है, बल्कि इनका जो नुक्ता आगाज़ था सियासत का वो वहीं से हुआ करता था। कल तक पीटीआई उस सफ़े पे हुआ करती थी। अब ये उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे कि वो एक मुझे वो शेर याद फॉल आउट हमेशा हो जाता है हाँ, और हमेशा फॉल आउट होता है। वो एक मिसरा मुझे याद आया, अगर आप इजाज़त दें, कि ना मैं बदला ना वो बदले ना दिल की आरज़ू बदली। ठीक है ना। मैं कैसे के एतबारे इनकलाबे नातमा कर लूँ। तो कौन बदला है? नवाज शरीफ साहब बदले हैं, इस्टेब्लिशमेंट बदली है, दोनों ने इवॉल्व किया है। क्या गारंटी कि आज ये अच्छी बातें कर रहे हैं कल भी कर रहे होंगे? तो देखिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत रही है वो एसेट करते हैं अपने आप को, इस हद तक एसेट करते हैं कि उनके दौर में उनकी कैबिनेट तक जो होती है अज़ूए लंग होती है, उसको बिल्कुल एक कॉर्नर पे रख दिया जाता है। ये बात आपकी बड़ी अहम है, क्योंकि और जितनी सिविलियन स्पेस मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के दौर में और आज के दौर में जितनी वो कम हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब अगर उनके कानूनी मसाइल हल हो जाते हैं और अगर वो इलेक्शन जीत कर दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं, तो इस लिमिटेड सिविलियन स्पेस के अंदर मियां नवाज शरीफ का काम करना, गवर्न करना या असर्ट करना, ये पता नहीं कैसे पॉसिबल होता है। मेरे ख्याल में सोच के भी बंदा ज़रा हैरान होता है कि मियां साहब कैसे करेंगे इस चीज़ को। बट वो एक अब चौथी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बनेंगे, इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, परहैप्स द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन दैट वी हैव टुडे। बट ये बात अपनी जगह आमिर ज़िया साहब की। बट इफ्तिखार साहब, एक बात, अगर आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का तो इस वक्त हालात ही है ना, उनको साइड पे रख दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि साइड पे कैसे रख दें
कि जो अगर मैं लोगों में जाता हूं, आप माशाल्लाह लोगों में जाते हैं, हम सब बहसीत सहाफ़ी जाते हैं, जो परसेप्शन हमें वहां से भी मिलता है कि इमरान खान तमाम तर मसाइल के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो मासिस में तो मौजूद है। तो साफ शफाफ इंतखाबात तो फिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होंगे। क्या कल का जलसा सब कुछ बदल चुका है मुल्क के सियासी मंजरनामे के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जलसे से ही बहुत उसको तकवीयत मिल गई है और वो ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा इंट्रेंच हो गई है दोबारा? अगर 50-50 जलसे करने वालों से ये सवाल नहीं आप लोगों ने किया कि आप 50 जलसे क्यों कर रहे हैं, जब आप इतने पॉपुलर हैं, लोग आपके पीछे दीवाना वार मरने को तैयार हैं, तो 50 जलसे करने की क्या ज़रूरत है? और उन 50 जलसों में कोई ऐसा मैसेज दिया हो जो भलाई का हो, जो बराबरी का हो, जो मुल्क की बेहतरी का हो, जो यकजहती का हो, उसमें लोगों को दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ उकसाया गया, उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए, उनको कहा गया कि ये तो बिल्कुल चोर, लफंगे और लुटेरे हैं, तो ये इतने जलसे करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो एक जलसा हुआ है, तो अभी एक जलसे के बाद 24 घंटे बाद हम बैठे ये फैसला करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, एक फ़र्क पड़ेगा सिर्फ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जिसके वर्कर दिल बर्दाश्ता होकर अपने घरों में बैठ गए थे, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के आने के बाद और गुज़श्ता रोज़ जैसे वो लाहौर में मौजूद थे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, उनके मुखालफिन ने भी देखा, वो जो मैसेज लेके वापस जा रहे हैं वो हौसले का है, वो हिम्मत का है, वो दोबारा से अपनी असर नौ पॉलिटिक्स को आगाज़ का है। इसको भी सामने रखा जाए। और अभी तो एक जलसा है, तो 50-50 जलसों वालों ने क्या कर लिया जी? और मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता है कि इमरान को फांसी ना दी जाए, इमरान की पार्टी को बैन न किया जाए, इमरान की पार्टी का निशान बैलेट पेपर पे होना चाहिए, फैसला हो जाएगा। तो ये जो हमें एक ख़ास किस्म के उसमें रखा जा रहा है कन्फ्यूजन में कि ये पता नहीं कौम तो सुबह ही जारी है पोलिंग स्टेशनों पे पर्ची पे ठप्पा लगाने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में मुकाबला होगा और ये 2018 के इंतखाबात नहीं होंगे जिसमें फ़ौज के 3 जनरलों की मेहनत और एक इतना बड़ा अरबों रुपया खर्च करके जो 5th जनरेशन वॉर के आपने वॉरियर्स बनाए थे उनका इस्तेमाल भी हुआ। और इसके बावजूद पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, इलेक्शन की रात को पीटीआई के पास इतनी नशिस्तें नहीं थी कि वो कौमी असेंबली में अक्सरियती पार्टी बन सकती। बिल्कुल ठीक। ये बट आमिर साहब ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आज निज़ाम है, इलेक्शन कमीशन असर्टिव है, राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब असर्टिव है, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हमने हमारा काम सिर्फ फैसिलिटेट कराना है, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। क्या आज के हालात में कंसिडरिंग द ग्राउंड रियलिटी के मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि इस वक्त जैसे आपने भी बल्कि कहा कि कोई फेवरेट पहले मियां नवाज शरीफ इमरान खान थे, अब मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो क्या हम फिर भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और जो बात इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं कि 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा जो 2024 में होगा, क्या वाकई आपको भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में उसी तरह के इलेक्शन होगा जिस तरह से माजी में होते आए हैं। उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, चले 19 और 21 का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात अगर कोई कहे ना कि 2018 के इंतखाबात बिल्कुल 2013 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा धांधली ज़दा थे, तो मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 2013 के हमने देखे थे कैसे हुए थे। हम कराची के अंदर देखते थे कि भाई कहाँ पे बक्से भरे जाते थे, क्या होता था। तो हर जगह पे कोई ना कोई डाउन साइड है और कुछ अप साइड होती है। तो जो अब इंतखाबात होंगे 24 में वो भी उसी तरह के होंगे, उसमें ज़रा सा फ़र्क होगा, लेकिन उसका जो एक पॉपुलर टेस्ट होगा वो ये होगा कि क्या तमाम पहलवानों को, क्या तमाम सियासी पहलवानों को दौड़ने की आज़ादी है या उसमें से कुछ के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। अच्छा, इसका जो मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल तक नून लीग की इत्तेहादी थी और बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो शागिर्दी कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, उनकी काबीना में, आज वो जो है कुछ बरहम बैठी है, नाराज़ बैठी है, उसको अंदेशे छोड़े। मैं पीटीआई की तो बात ही नहीं कर रहा ना कि पीटीआई तो सब जो है अंडर फायर है। आमिर भाई क्यों छोड़े, आमिर भाई क्यों छोड़े हम पीटीआई को? मैं इसलिए कह रहा हूँ,
नहीं, मैं इस्तियारे के तौर पे छोड़ने की बात कह रहा हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त जो है आपकी पावर पॉलिटिक्स में उसके लिए स्पेस जो है खत्म कर दी गई है ना, खत्म हो गई है। तो हमने स्पेस कैसे खत्म हो गई? मैं ये कह रहा हूँ कर दी गई है जी, मैं ये कह रहा हूँ उसकी स्पेस खत्म कर दी गई है या उन्होंने अपने लिए खुद आमिर भाई? अरे सर, फर्स्ट ईयर गायब हो गई है, सेकंड ईयर गायब हो गई, तो बहुत मुश्किल है यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में दोबारा बाउंस बैक करना। और ये चीज़ कि जब उसका लीडर भी उसके जेल के अंदर हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मौसर तरीके से आपको इलेक्शन में नजर आएगी। पॉपुलर सपोर्ट बेस होने की अलग बात होती है, लेकिन क्या वो पॉपुलर सपोर्ट बेस बैलेट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमारी सियासत में हमारी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अलग तकाजे हैं। तो वो मुझे होता हुआ, क्योंकि ज़ाहिर उस दिन इलेक्शन डे को कौन मैनेज करेगा? अगर लीडर नहीं है, वर्कर नहीं है, कोई बिरयानी खिलाने वाला नहीं है, बस नहीं चल रही है, बहुत सारे एहतमाम होते हैं रूरल एरियाज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जो इलेक्टेबल्स की हैं। ठीक, अच्छा जी, मैं एक बात पे शदीद तरीन एतराज़ करूंगा कि करोड़ों वोटर्स जो जाते हैं वोट डालने के लिए, उनको ये कहना कि वो बिरयानी खाने के लिए वोट डालने चाहते हैं, ये अफसोसनाक बात है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पे थप्पड़ है और एक साजिश का हिस्सा है। इसमें जवाब दूंगा, हकीकत है भाई। बिल्कुल जवाब देंगे। 2 करोड़ लोग बिरयानी नहीं खाते। 2 करोड़ लोग बिरयानी नहीं खाते। आमिर साहब को भी कर लेने दें। मैं ये अर्ज करूं कि 60% नशिस्तें जो है इलेक्टेबल्स की हैं। इलेक्टेबल्स की नशिस्तों का मतलब ये होता है कि बरादरी की होती हैं, बड़े आदमी की होती हैं, वो उस तरह की नहीं होती जो इनका तस्वुर है इफ्तिखार भाई का कि जनाब लोग अपने उसमें जाते हैं कोर्ट पे। शहरी इलाकों में होता होगा थोड़ा बहुत ये चीज़। सर लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। मैं जरा इसके ऊपर आ जाऊँ, एक ब्रेक मुख्तसर सा लेते हैं। मैं एजाज सईद साहब से शुरू करता हूँ कि चलें ये पीटीआई पीएमएलएन या जो हमें बात अभी हमारी बहस जारी है कि किसको कितनी स्पेस मिलेगी, बात स्पेस की है। इफ्तिखार साहब कहते हैं भाई मिलेगी, फाइन क्यों नहीं मिलेगी, और वो इस बात के दाई भी है कि मिलनी चाहिए तमाम सियासी जमातों को। जबकि आमिर जाद साहब कहते हैं कि भाई पावर पॉलिटिक्स के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस नहीं है। तो फिर आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंतखाबात भी बिल्कुल फेयर एंड फ्री होंगे? एक ब्रेक के बाद हम जरा पीपल्स पार्टी को भी बीच में शामिल कर लेते हैं। मैं साथ में एक दफा आप खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, पीपल्स पार्टी का क्या मसला हो गया है? मतलब ठीक है, मसला तो जारी बात है, हरीफ जमाते हैं, लेकिन ये कहना कि जी फिर इलेक्शन आपको कराने की क्या जरूरत है, पहले ही डिसाइड कर लें जी, पहले ही ऐलान करवा दें कि इन्होंने वज़ीर आज़म बनना है मियाँ साहब ने, और मियाँ साहब सीवी पेश कर रहे थे, पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता है, जो मतलब इस तरह की बातें हैं, दैट शोज कि पीपल्स पार्टी इज रियली ईदर अननर्व्ड या डिस्टर्ब्ड। मुनीब, 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो पंजाब की जो बैटल है उसमें पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। पंजाब की बैटल में या तो मुस्लिम लीग नून है या फिर पीटीआई है। 2 जो बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान पंजाब का दंगल होगा, सियासी दंगल होगा, वो ये 2 बड़ी जमातें हैं। पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि शायद वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता बना लेंगे, और आपको पता है कि जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी लाहौर बड़े बैठा करते थे, बड़ा लाहौर को, पंजाब को बड़ा टाइम दिया करते थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शंस लड़ने हैं, जो जनरल इलेक्शन लड़ने हैं, या नून लीग ने या बाकी जमातों ने, ये किसी इताद के तहत नहीं लड़ने। अगर इनके दरमियान कोई इताद नहीं है तो इन्होंने जो ऑलरेडी जमात जिसको स्पेस ही नहीं है, यानी कि पीटीआई, उसके खिलाफ क्या बात करनी है? इन्होंने बात तो वही करनी है ना जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त अगर कोई मामलात किसी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है पंजाब के अंदर, तो वो मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून को अगर वो डैमेज करेंगे तो वो जो आई बॉल्स हैं वो गेन करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अलावा कोई बात है। इलेक्शन इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं। जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर देखिएगा, ये आज कल एक दूसरे पर एतराज़ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उन पर तनकीद कर रही है, कल कला ये पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे बैठे होंगे। अच्छा, और ये जो आपकी बात ठीक है कि इन्होंने कोई इत्तेहाद में नहीं लड़ना था, लेकिन ये जो बात बार बार बिलावल साहब का कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जनाब जरदारी साहब बात करें, और फिर ये सिलेक्शन नहीं अब भी होनी चाहिए, सो दैट ऑल्सो शोज कि पीपल्स पार्टी ऑल्सो बिलीव्स कि पीएमएलएन के लिए जैसे पीटीआई के लिए चीज़ें स्टेस्ट अप थी 2018 में, अब पीएमएलएन के लिए स्टेस्ट अप है।
पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये यकीन रखती है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनको स्पेस है या नहीं है वो सारी अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो भी एक ही दर से दस्ते शफकत लेना चाहती है, चाहे मुस्लिम लीग नून की बात करें, चाहे किसी और जमात की बात करें। अब मुकाबला असल में ये हो गया है कि सारी जो जमातें हैं वो इस दौड़ में हैं कि हम अपने साथी से ज्यादा बेहतर हैं। तो ये बेसिकली वो कंपटीशन है, हमारा सीवी ज्यादा अच्छा है, हमारा सीवी ज्यादा अच्छा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक माजी रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो एस्टैब्लिशमेंट का आपको पता बड़ा इल्जाम ही रहा है और दुरुस्त भी रहा है। डील होती रही, डील के तहत चीजें चलती रही, अब भी डील है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी नहीं है। आप देखिए कि कराची में जिस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब साहब बने, जिस तरह के आपको पता है काफ़ी सारे कैंडिडेट गायब हो गए थे, तो ये क्या था सब कुछ। तो अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो सियासी जमातें ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं, जबकि इन्होंने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बालादस्ती को कबूल कर रखा है। अच्छा, ये आमिर रज़ा साहब, ये फिर लड़ाई इलेक्शन से ज्यादा मुझे तो दस्ते शफकत की लग रही है फिर कि कौन वो जो मिसाल इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि वो सुहागन वही जो पिया मन भाए। तो वो जो मन भाने वाली इस्तेलाह है, वो मन कौन भा रहा है? वो इस वक्त कहते नहीं मुस्लिम लीग नून भा रही है, पहले पीटीआई भा रही थी, पीपल्स पार्टी को शायद अपने जो बकौल एजाज साहब कह रहे हैं उनके अपने मसाइल हैं। तो फिर मेरे हाल में लड़ाई है ही सारी इस चीज की। जी मुनीब साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक करूँगा कि हमारी हर जो बड़ी सियासी जमात है उसकी ख्वाहिश यही है कि जनाब मतलब अवाम से ज़्यादा उनकी जो है ना, अवाम को तो एक आप सिर्फ एज कहते हैं बफर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि ठीक है इलेक्शन होंगे और फलां होगा, लेकिन असल चीज़ ये कि जी कौन मंजूर नज़र होता है। तो और मंजूर नज़र जो हमने देखा है वो बदलते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसकी भी ज़ाहिर है कि जो इफ्तिखार भाई हो सकता है नाराज़ हो, लेकिन हमारे यहाँ जो जमहूरियत का मसला है कि खुद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है, ये खुद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार हैं, इनका खुद रवैया जो है वो जमहूर कुश है, अवाम दुश्मन रवैया है। उसमें आप इनसे तवक्को करें कि ये कोई ऐसी सियासत करेंगे कि या इनके इशूज़ वो होंगे जो अवाम की भलाई के लिए, वो आपको नज़र नहीं आते। आपको पार्लियामेंट जो थी पिछली, उसमें जो कानून साजी हुई, कहाँ पे अवाम रिफ्लेक्ट हो रहे थे? कहाँ अवाम के लिए जो कानून साजी हो रही थी? कानून साजी चंद ख़ानदानों और अफराद के लिए हो रही थी, ये हमने ज़रूर देखा कि नैब लॉज में तरमीम कर दी गई, फला काम कर दिया गया। तो ये बदकिस्मती है, और यही इस वक्त बुनियादी लड़ाई भी होनी चाहिए कि जनाब के असल जो है ना, कि जो भी सियासी जमात है वो अगर अवाम की उमंगों, अवाम के मसाइल का अगर वो हल नहीं पेश करती, उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि जी सिविल, और जो नवाज शरीफ साहब भी बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को मिल के चलना चाहिए, अगर मुल्क को आगे चलना है, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ इनका भी तो रोल है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि दयानत से, अमानत से चलें और ये अवाम पे भरोसा करें अपने प्रोग्राम। अब कल उनकी तकरीर ज़ोरदार थी, सब लोग ताली बजा रहे हैं, उन्होंने दावे भी किए कि मैं जनाब यूं बदलूंगा, डॉलर की कीमत जो है वो रुपया मजबूत होगा, इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन रोड मैप भी तो बताएं ना, ये मुद्दा कैसे होगा? ये जब पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो आप कैसे कर्जे उतारेंगे? तो आप वो कहते हैं अफरीद जो होता है वो तफसील में छुपा होता है, डेविल लाइज इन डिटेल। तो डिटेल में तो जाते नहीं हमारे सियासतदान, नारों में बात करते हैं, नारों की तशरीह करते नहीं है। वरना सियासी कारकुन का ये काम भी होता है, जब आप नारा देते हैं तो उस नारे की तशरीह करते हैं, बताते हैं कि हमें इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमारे यहाँ दावे ही दावे, जिस तरह वो पिछली हुकूमत किया करती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता नहीं था क्योंकि उसके पीछे ठोस काम नहीं किया हुआ लोगों ने। और कल भी आप देखिए ना कि जो मेन फ्रेम बन रहा था, माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा थे, मरियम साहिबा थी, वो 4 लोग थे। तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और ज़्यादा आपको लगता था कि मजबूत होकर सामने आ रही है। यही हालत पीपल्स पार्टी की भी है, और यही हालत मतलब है माशाल्लाह JUIF की भी है, ANP की भी है। कहाँ है कारकुन? अंदर इलेक्शन क्यों नहीं होता? क्या किस जमहूरियत की बात करें हम लोग? तो ये मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल है। जी अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब, मुझे पता है सर आपको इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करना चाह रहे हैं, वो भी कीजिएगा, लेकिन मुझे जरा ये भी बता दें कि रोड मैप की बात की अभी आमिर रज़ा साहब ने, कि ये बात शहबाज साहब पहले फरमा चुके थे कि मियां साहब आएंगे जी, रोड मैप भी वो देंगे।
तो क्या एक तकरीर से हमें रोड मैप कल उनको कुछ ना कुछ बताना चाहिए था उस पे हवाले से कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड कैसे होगा? और दूसरी बात, इफ्तिखार साहब, आप तो खुद दाई रहे हैं, बल्कि आपको मैंने हर जगह देखा आप एडवोकेट करते हैं कि भाई इस मुल्क में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने चाहिए, जमहूरियत जन्म वहां से लेती है, वहां हमारी सियासी जमातों की जो रवैया है वो आपके सामने है। तो फिर यही होगा ना पावर पॉलिटिक्स में कि कौन करीब है एस्टेब्लिशमेंट के, ताकि उसका रास्ता जरा हमवार हो जाए और वो इक्तदार में आ जाए। ठीक है जी, बात यह है सिंपल सी कि मैं तो इतना जानता हूँ कि पहले बात तो है कि कहा गया कि असेंबली में आवाम के लिए कानून साजी नहीं होती, बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसी पार्टी आई जो आवाम की पार्टी थी, आज भी उसके बारे में कहा जाता है कि सुबह अगर उसको इजाज़त मिल जाए तो स्वीप कर जाएगी। उस पार्टी ने कौन सी बेसिक फंडामेंटल तब्दीलियाँ की जनाब? वो तो 2 सूबों में भी थी, एक सूबे में वो 9 साल रही। 9 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इंसान की जो ज़िंदगी है नॉर्मल 60 साल की ज़िंदगी होती है, उसमें से 10 ईयर्स टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी के पास रहा। तो वहाँ पे कौन सी ऐसी कानून साजी कर दी गई जो दूसरे सूबों में जहाँ चोर हुकूमत करते थे, जहाँ लुटेरे हुकूमत करते थे, जो वो नहीं कर पाए? ये ऐसे न करें हमारे साथ। लेट द पीपल। एक जुमला बोल रहे थे, मैं पूरे पार्लिमानी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा था इफ्तिखार भाई, मैं पूरे पार्लिमानी निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि वो डिलीवरी नहीं कर रहा आवाम के लिए। ठीक। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की खेल नहीं है कि ये निज़ाम डिलीवरी नहीं कर रहा डेमोक्रेसी का, यही तो इस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से खेल है। फिर कौन खेल ये खेल रहा है? हम तो खड़े हैं पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट बनाने वालों के साथ, पाकिस्तान के वोटर्स के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, जिसमें लोग जाके वोट डालते हैं। मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा और हमेशा किया है और आइंदा भी करूँगा। उसमें खामियाँ हैं, उसमें ख़राबियाँ हैं, अगर उनको वक्त दिया जाए तो वो बेहतर कर सकते हैं। और ये बात बड़ी अच्छी मुनीब ने याद कराई कि आई बिलीव कि लोकल बॉडी सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। मुकामी हुकूमतें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हैं निस्बतन कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की या सेनेट के। तो मैं तो उसका हामी हूँ, लेकिन इस तरीके से कहना कि आज तक जितनी भी सियासी फैसले हुए वो गलत थे, वो दुरुस्त नहीं थे, वो उनको होना नहीं चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट चाहती यही है कि हर तौर पर ये साबित किया जाए कि ये पर्ची का निज़ाम ही गलत है, पर्ची डालनी नहीं चाहिए, पर्ची के करीब गरीब आदमी को जाना ही नहीं। ये जो इनकी कुर्बत है सर, ये जो ख्वाहिश है कुर्बत की इस्टेब्लिशमेंट से, ये भी तो एग्जिस्ट करती है ना सर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहूँगा, आप ज़्यादा मुझसे जानते हैं, मुझे इतना कोई तजुर्बा नहीं है किसी को इतनी कुर्बत हो। मैंने तो देखा है एक आदमी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और उसके दौर में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकले, कितने सदर गए, कितने चीफ जस्टिस गए, और उन सब ने उस आदमी के खिलाफ क्या क्या करने की कोशिश नहीं की। ये भी तारीख का हिस्सा है, इसको भी मत भूलें कि लोग तारीख को जानते नहीं, लोग तारीख को जानते हैं और लोग अब तारीख को समझते भी हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला सेगमेंट हमारा तैयार है, हमारे साथ रहिए। एक अहम मामला जो कि तवज्जो तलब भी है, यानी कौमी सलामती और मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वाले अफराद जो मफरूर हो जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये एक ऐसा मामला है जो रियासत को भी जकड़े हुए है और इसके ऊपर इसकी मिसालें तो मौजूद है दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी अब ऑब्वियसली क्योंकि रिसेंटली जब से SIFC शुरू हुआ और बहुत से मामलात शुरू हुए, तो रियासत का जो पूरी समत है वो इस तरफ है कि किस तरह से वो लोग जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस होते हैं या मुल्क की सलामती के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें मुलव्वस होते हैं लेकिन मफरूल होते हैं, उनके खिलाफ कानून क्या कर सकता है। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ एहसान साहब जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मायनाज कानूनी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। ज़रा फरमाइएगा आसान ज़बान में, मैं समझता हूँ लोगों के लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जो लोग कौमी सलामती के मामलात होते हैं कई ऐसे और मुल्क की मफाद के खिलाफ काम करते हैं, वो मफरूर भी हो जाते हैं, तो कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है उनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारी जो चीज़ है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर वो जुर्म करता है
और वो जुर्म जो है उसके बाद उसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद एक उसका ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद जो है उसको कोर्ट ऑफ लॉ से या एक्विटल कर दी जाती है या उसको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जिसके अंदर ये है कि एक शख्स जो है वो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर रह के कोई क्राइम जो है वो कमिट करता है और उसके बाद वो एडवांटेज लेता है कि उस मुल्क का जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसके सामने नहीं आता और उसके बाद जो है एक प्रोसेस जो है वो दुनिया के सारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर डिफाइन है। वो चाहे आपका सिविल लॉ जस्टिस सिस्टम है, चाहे आपका क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम है, अगर इनको दोनों ब्रॉडली किया जाए तो दुनिया के जितने भी ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर इस वक्त किसी न किसी सूरत के अंदर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ट्रायल इन एब्सेंशिया। और ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है ये दोनों जगह चलता है, ये मिलिट्री लॉज के अंदर भी चलता है और ये आपका जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर भी चलता है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी है, फ्रांस के अंदर भी है, यूके के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है। इंडिया ने तो स्पेसिफिकली अपना जो सिविल प्रोसीजर कोड 1973 का उसके अंदर अमेंड कर दिया है। बांग्लादेश ने अपने लॉ को अमेंड किया, उनका 1898 का ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लॉज हैं कि जिसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया की गुंजाइश जो है वो लॉ ने स्पेसिफिकली की है। एक तो बजाते खुद हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके अंदर ये है कि आपका सेक्शन 87 और 88 है कि जिसके अंदर अगर आप कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते तो आपके वारंट्स इशू किए जाते हैं और अगर फिर भी आप नहीं आते तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज और वो सारी अटैचमेंट कर दी जाती है और उसके बाद 512 एक सेक्शन है जिसके अंदर आपका ट्रायल जो है उसके अंदर स्टार्ट कर दिया जाता है और एविडेंस जो रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसी तरह पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स है उनके लिए 1975 के अंदर एक लॉ आया और उसके अंदर जो था ट्रायल इन एब्सेंशिया की स्पेशल क्लॉज आई। उसके बाद जब आपका 97 के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट आया तो उसके अंदर जो क्लॉज 21L है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद आपके नैब के अंदर भी सेक्शन 31 जो है वो मौजूद है जिसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया का कॉन्सेप्ट है। बुनियादी तौर पे ये जो ट्रायल एब्सेंशिया आता उस वक्त है कि जो एक्यूज है वो इंटेंशनली जो है वो अपने आप को हार्बर करता है, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आता नहीं है, या उसके बाद ये है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता है, या जिस तरह आपको पता है कि आजकल एक क्रॉस बॉर्डर जो है ऑफेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर आप बैठ के दूसरे मुल्क के जो है सिक्योरिटी लॉज जो उनको वायलेशंस करते हैं और वो जो सारी चीजें हैं उनको फिर कवर करने के लिए आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो इजाजत देता है कि आपके जस्टिस सिस्टम के अंदर एक्सपीडियंस भी रहे, आपकी एविडेंस भी जाया ना हो। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये नुक्ता कभी उठाया जा सकता है या उठता है कि ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है ये तो आर्टिकल 10A की वायलेशन है, फेयर ट्रायल के जो टच स्टोन है उस पर पूरा नहीं उतरता, या आपको लगता है कि नहीं, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, जो गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, मफरूर हैं, उनके के लिए ये निकल सकता है गुंजाइश? नहीं मुनीब भाई, एक ये है कि इसके अंदर कोई लीगल ओपिनियन नहीं है कि क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो हमारा जो लॉ है वो इसकी इजाजत देता है या दुनिया के जो दूसरे ममालिक का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इजाजत देते हैं। तो इसके अंदर तो कोई सेकंड लीगल ओपिनियन नहीं है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इजाजत देते। अब अगली जो चीज ये है वो ये है कि उसके अंदर राइट ऑफ अपील भी आपका होता है कि आप अपील कर सकते हैं और उस वक्त ये है कि अगर आप उस प्रोसीडिंग को ज्वाइन करते हैं, आके सरेंडर करते हैं, तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जनाब मुझे प्रॉपर मौका दिया जाए ताकि मैं अपना डिफेंस लेके आऊं। अगर आप पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये कहें कि जी आर्टिकल 10A की वायलेशन है तो वो पाकिस्तान के किसी लॉ के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप देखें कि रिसेंट की जो जितनी भी आपने नैब कोर्ट की कन्विक्शंस देखी होंगी जो सेक्शन 31 के अंदर आएंगी, वो जिस शख्स को सजा दी गई है वो पाकिस्तान के अंदर आया है, उसने सरेंडर किया है, उसने उस जजमेंट है उसको चैलेंज किया है और चैलेंज करने के बाद उसने आर्टिकल 1 का जो है उसने एक लिया है। लेकिन ये है कि जो बड़े जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेप्स है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, टेररिस्ट के इश्यूज है, टेररिज्म इस चीज के अंदर है, वो दुनिया के अंदर एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ये है कि आप सिर्फ इस वजह से अपने उस प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को रोक नहीं सकते कि एक शख्स जो है वो बाहर चला गया है। इसका मतलब ये है कि फिर आप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके अंदर ये है कि वो बेचारे जो विक्टिम्स है जिनके साथ वो ज्यादती हुई है, फिर उसके बाद विटनेसेस है, पता नहीं वो कब आए, वो एविडेंस भी है। बिल्कुल ठीक है। वक्त खत्म हो गया। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े तफसील से आपने कि ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या स्पेस है और पूरी दुनिया में प्रैक्टिस क्या है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।